साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस बीच बसपा में काफ़ी बदलाव हुए और झारखंड में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। फिलहाल इस वक्त हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। झारखंड पे कल हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि किसे बनाया है प्रभारी, जिसके बारे में जानकारी है, और कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। महाराष्ट्र में बसपा सुप्रीमो ने फिर से विश्वास जिस पे जताया है, वो उस शख्स की तस्वीर इस वक्त आपको फोटो पे दिख रही है। कुछ वक्त पहले दिल्ली के चुनाव के बीच में राजा राम की अब तस्वीर देख रहे हैं। राजा राम जो बसपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे रहे हैं और पार्लियामेंट में बेबाक अंदाज से तमाम सामाजिक मुद्दों को रखते थे, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद भविष्य का उत्तराधिकारी भी देखा जाता था, और बसपा सुप्रीमो के बाद लीडरशिप में राजा राम को देखा जा रहा था। इस वक्त महाराष्ट्र में जिम्मेदारी दी गई है और महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले राजा राम महाराष्ट्र पहुंचते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और तमाम बिंदुओं को सामने रखते हैं। जिस बात को जरा गौर से सुनिएगा। या बाबा साहब के स्नेह में भी काम करने वाले लोग, और हम लोग ऐसे लोग थे जो बाबा साहब का नाम भी बड़ा मुश्किल से सुन पाते थे, क्योंकि कारण ये था कि हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल पड़ता था। बाबा साहब का आंदोलन मूवमेंट ज़्यादातर अगर उत्तर प्रदेश में भी अगर हम कहें लास्ट जहाँ तक गई तो आगरा तक ही गई, उसके आगे तो बाबा साहब नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने बाबा साहब को तो सुना नहीं, या बाबा साहब को तो देखा नहीं, चाहे हमारे पिताजी रहे हों चाहे हमारे बाबा रहे हों, उसने या सम्मान नहीं मिला कि बाबा साहब के पैर भी छू लें। लेकिन जब माननीय कांसीराम साहब हम लोगों के बीच में गए तो हम लोगों ने बाबा साहब का ही रूप मान लिया, माननीय कांसीराम साहब का, और उनका पैर छू के हम लोग धन्य हो गए कि कहीं कहीं माननीय साहब में भी बाबा साहब की झलक दिखती है, और उस बात को हम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि अगर पीएसटी की बात अगर आगे बढ़ी तो उसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान रहा। पहली बार सांसद भी, विधायक भी, सारे सब जीते हैं उधर। और आज भी भले हम स्थिति हमारी आज जो भी है थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर वोट उठाएंगे तो आज भी अगर आपको मिलेगा तो पूर्वांचल पूरा तरह से बीएसपी के ही पक्ष में वोट किया है। अगर लोकसभा पर भी आप हारे हैं तो भी 2.5 लाख 3 लाख अगर वोट मिला है, 2 लाख मिला है, तो उधर ज़्यादातर इस तरह के। तो हम लोगों का ये दुर्भाग्य रहा कि हमें बाबा साहब का श्रेय नहीं मिला, और सौभाग्य ये हो गया कि हमें सबसे ज़्यादा माननीय कांसीराम साहब का मिला, और हमारे जैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिला। क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैं बनारस में रिसर्च कर रहा था, बनारस यूनिवर्सिटी में। उस दौरान मेरी माननीय साहब से मुलाकात हुई थी, बहुत काफ़ी दिन हो गया। तो उस समय तो हम लोग लड़के से ही थे, लेकिन साहब को पता नहीं क्या अच्छा लगा और माननीय साहब को अच्छा लगा, तो और उन्होंने मुझे तैयार किया, अपने साथ लिया। बहन जी और साहब के साथ हम बीच में ही रहे हैं कंटिन्यू। और जब मौका मिला, थोड़ा सा पार्टी मजबूत हुई, तो बहन जी पहली बार सीएम बन गई। तो हम विधायक थे नहीं, हम सांसद कुछ थे नहीं, तो उन्होंने अपना निजी सचिव बना लिया। तो मुख्यमंत्री का पीआरओ बन जाए, सचिव बन जाए तो मिनिस्टर रैंक हो गया, तो वो भी स्नेह में मिला। फिर 2002 में, 2003 में फिर विधायक भी हो गया। विधायक होने के बाद फिर वो सब चलता रहा, फिर कंटिन्यू में 20 तक रहा हूँ। अभी 20 जो गया, पूरा 20 तक हम सांसद विधायक रहे। और तमाम स्टेट जो हमें लगता है ये छोड़ दें महाराष्ट्र, तो आपका छत्तीसगढ़ भी हमारे पास रहा, एमपी हमारे पास रहा, राजस्थान हमारे पास रहा, बिहार हमारे पास रहा, दिल्ली हमारे पास रहा, पंजाब हमारे पास रहा है, इसके बाद जम्मू रहा, हिमाचल, 15-16 स्टेट तो रहे हमारे पास। और जो भी जिम्मेवारियाँ रही है हमने उसको बखूबी निर्वहन करने की कोशिश की है। अब आपके स्टेट में लगाया है तो आप लोगों को के साथ लग के हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी बात बनाई जाए। तो इसलिए 60 नोटिस पर आप लोग आए हैं। मैं आप सभी का एक इंट्रोडक्शन लिया है और हमने अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि, और आगे फिर हम जैसे भी कार्यक्रम बनता है, जी हमारे साथ इधर बैठे हैं, आपके बीच के साथी हैं, तो जैसे भी कार्यक्रम बनता है, क्योंकि अभी तो हमारा राउंड स्टार्ट हुआ है, तो ये इधर से होते हुए आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब होते हुए फिर हमें दिल्ली पहुंचने में भी इस महीने का लास्ट हो जाएगा। तो फिर हम बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, और हमें चाहेंगे कि फिर आपसे हमें और बात करने का मौका मिले, आपको सुनने का मौका मिले। और फिर जो डायरेक्शन कुछ लोग गए होंगे 29 तारीख में दिल्ली, तो माननीय बहन जी ने दिया, अध्यक्ष जी थे ही और कुछ लोग थे ही, तो हमने कहा कि जब हमारे पास स्टेट जो होते हैं, मैं पूरा फोकस उसी पे करता हूँ। हमें लगा कि 29 को मीटिंग थी, 30 को अध्यक्ष जी हमें मिले, लेकिन बस उतना ही तक संबंध रहा जय भीम तक। इससे ज़्यादा हमने महाराष्ट्र के लोगों से नहीं, या किसी भी स्टेट को, क्योंकि हमारे पास और स्टेट थे तो उन्हीं को टाइम हम दे रहे थे, तो जय भीम तक हुआ है। लेकिन 29 का जो डायरेक्शन है वो पूरा कैडर का और कलेक्शन का, ये दोनों चीज़ें हैं। और कलेक्शन पर बार बार जो सवाल उठता है तो उस पर भी हम कहते हैं कि देखिए, बिना उसके हम तो माननीय साहब के साथ भी थे, तो उस पर भी कोशिश करते थे हम लोग कि कहीं से 10 रुपये भी मिल जाए, 20 रुपये भी मिल जाए। आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग का दौर भी देखा होगा कि हम लोग साहब के लिए वोट भी मांगते थे, डब्बा लेके एक नोट भी मांगते थे। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जब अपने एफर्ट से, अपने लोगों के संसाधन से जब पार्टी आगे बढ़ी है,
तो आप ये दोनों जो हाउस है, जिस हाउस में चुनाव नहीं लड़ना होता है, लेकिन दोनों अपर हाउस, चाहे दिल्ली का राज्यसभा हो चाहे उत्तर प्रदेश का विधान परिषद, ये दोनों अपर हाउस में अगर मौका मिला तो ऐसे लोगों को मिला। गांधी आज़ाद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, R.N. आर्या का नाम सुना होगा, बनिहारी जी का नाम सुना होगा। ये सारे लोग वो लोग हैं जो क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी रहते हुए भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में साहब और बहन जी का कदम कदम पे साथ दिया। सारे एफर्ट, सारी कोशिश, तन मन धन तीनों लगा के पार्टी को जब आगे बढ़ाया, तो जब पार्टी आगे बढ़ी तो उसमें जब मौका मिला तो उस मौके पे बहन जी ने भी उन लोगों को नहीं भूला जो लोग जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहे थे, तो उनको मौका मिला। अगर ये किसी और के सहयोग से अगर पार्टी आगे बढ़ी होती तो शायद राज्यसभा में मेरे जैसे व्यक्ति को जाने का मौका नहीं मिलता, तब वो उसको मिलता। क्योंकि साहब बहन जी ये कहते थे कि आप अगर बड़े लोगों का सहारा ले लोगे तो सहारा लेने के बाद जब आप सत्ता में पहुंचेंगे या थोड़ा पावरफुल होंगे या कुछ पॉलिसी बनाने या पॉलिसी मेकर बनेंगे, उस समय आपको इशारा मिलेगा, तो फिर आप गरीबों को हित की पॉलिसी ना बना के फिर उनके हित की पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। इसलिए ये सहारा न लेके स्वयं के एफर्ट से, स्वयं के मेहनत से और स्वयं के धन से आपको आंदोलन चलाना है। तो 29 को मुझे लगता है कि विस्तार में चर्चा हुई कि संगठन की रूपरेखा क्या हो, जिला बाडी किस तरह हो, प्रदेश बाडी में भी उन्होंने थोड़ा हिंट किया किस तरह कर लें, जिले बाडी को लेकर जिला प्रभारी से लेकर विधानसभा सेक्टर और यहाँ तक पोलिंग बूथ और वाम सेप के साथियों पर और BBF के साथियों पर भी फोकस किया। वो सारा हमें लगता है कि बना हुआ होगा। तो अभी अध्यक्ष जी से मेरी कल बात हो रही थी, तो अभी 4-5 जो 5 या 6 जोन बनाने की बात कर रहे थे, तो हमने कहा 6 जोन आप बना लें और उसमें जो 4-5 पॉइंट उन्होंने है कैडर का सब्जेक्ट उस पर भी फोकस करके फिर तब तक हमारा राउंड उधर पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद जो है फिर जब आप जहाँ कहेंगे उस हिसाब से फिर हम कार्यक्रम हम बनाएंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा आज परिचय का दौर रहा है, तो हमने कहा आप लोगों का परिचय लिया, तो हम भी अपना परिचय देने कि हम भी जब से लगे तो फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। परिस्थितियाँ बहुत सी बनी और बिगड़ी, और आज भी जब हम सुबह जगे तो हमने कहा एक राउंड इधर कर लेते, तो साथी कुछ थे बाहर, क्योंकि समय बड़ा कम मिलता है, तो जो टाइम मिलता है तो हमने कहा ऐसे ही एक राउंड लगाते हैं। तो उसमें लोग चर्चा कर रहे थे साहब आपका नाम तो बड़ा प्राथमिकता में चलता रहा। हमने कहा भाई देखो नेता का काम है, किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है इस पर कोई गौर ही मत करो, बस नेता के डायरेक्शन और आदेश का इंतजार करो, बाकी चीजें छोड़ दो नेता के ऊपर। हमें जो करना है, जो हमें गाइडलाइन मिल रही, हमें उसी पे फोकस कर देना। तो इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन आप सभी लोगों का है। इसलिए अध्यक्ष तो एक सिस्टम है, सिस्टम के पार्ट्स। हम व्यक्ति नहीं है, हम केवल राजा राम नहीं है, हम एक BSP के सिस्टम के पार्ट्स बन के आ जाते नीचे। अगर नागपुर का जो घटनाक्रम रहा जो हम लोगों ने देखा, वो किसी व्यक्ति पे अटैक नहीं था, उसमें किसी व्यक्ति की छवि धूमिल नहीं हुई है, वो BSP के एक सिस्टम की पे तमाचा था। हम कहते हो सकता है कि हमारे कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट ना हो। हमने मानवर साहब से पूछा था शुरू में, हमने कहा हमें कुछ तो जानते नहीं थे, तो साहब ने कहा था भाई देखो, और मैं वो बात आप लोगों को भी कहूंगा कि आपने जितना मूवमेंट को समझा है, आप लोगों ने जितना बाबा साहब को पढ़ा है, जाना है, या मान्यवर साहब को, बहन जी को जाना है, तो क्योंकि वो चर्चा थी जब वो मंडल आयोग का वो चल रहा था, तो दिल्ली के वोट क्लब पे प्रदर्शन चल रहा था, तो OBC के लोगों के लिए था कि उनको रिजर्वेशन मिले। तो उस समय जो वहाँ आंदोलन पर भी बैठते थे वो भी SC के ही लोग, और हमारे लोग क्या करते थे, पैसे होते नहीं थे तो दिल्ली के झुग्गियों में जाते थे, तो वहां से वो लोग मांगते थे, भाई हमारे लोगों के पास भी पैसे नहीं थे, तो झुग्गी झोपड़ी में जो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, इधर झोपड़पट्टी में जब जाते थे तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो कोई आटा दे देता था, कोई चावल दे देता था, कोई दाल दे देता था, कोई आलू दे देता था उसी में, तो उसको ले आते थे। तो जितने वहां पे धरने पे बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए निकाल देते थे थोड़ा सा, बाकी जो बचता था उसको बेच देते थे, तो उससे कुछ पैसे आ जाते थे, तो उस धन से फिर तेल आ जाता था, लकड़ी आ जाती थी, मसाले आ जाते थे, तो वहां पे वो बनता था, फिर उन लोगों को खाना ना, इस तरह का था वो। तो एक वाकया था मुझे वही कहा, थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है गले में, लेकिन कल दवा से बहुत असर है। तो वहां पे हमारे लोग आंदोलन के लिए साहब के आदेश पे गए, तो वहाँ OBC के लोगों ने, क्योंकि वो गुमराह हो गए। आप लोग अगर बाबा साहब को जानते हैं तो वो भी जानते हो कि जो कमीशन आया तो उस समय बाबा साहब के साथ भी तो यही हुआ कि तमाम OBC के लोगों ने बाबा साहब का साथ इसलिए नहीं दिया कि गुमराह हो गए। तो उस समय भी जब ये आंदोलन चल रहा था तो यही स्थिति बनी, तो कई जगह हमारे उन लोगों के ऊपर पथराव हो गया, और पथराव कौन लोगों ने किया, जो OBC के लोग थे, तो वो लोग बड़े दुखी हुए। तो वो लोग बड़े दुखी हो गए, एक मिनट अभी बात को पता देता हूँ जी हाँ। तो जब वो लोग दुखी हो गए तो मानवर साहब के पास गए, किसी को चोट लगी थी, पट्टी बंधी हुई थी,
तो उन लोगों ने बड़े दुखी होकर साहब से कहा कि मानवर साहब हम इस आंदोलन को नहीं चला पाएंगे। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं चला पाओगे? उन्होंने कहा साहब हम दलित के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे, हमारी तो मांग ही है कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। लेकिन वही लोग हमारा साथ देने की बजाय हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। तो साहब ने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि वो लोग पत्थर क्यों मार रहे हैं? वो इसलिए पत्थर आपके ऊपर फेंके हैं, मारे हैं, क्योंकि आपने बाबा साहब के संघर्षों का फायदा तो लिया। कई 80 को रिजर्वेशन मिला, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में गए, नौकरी के क्षेत्र में गए, जिंदगी के कई क्षेत्रों में आप लोग आगे बढ़े। तो बाबा साहब ने इसलिए संघर्ष थोड़ा नहीं किया था कि आप अच्छी नौकरी कर लो, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और अच्छा परिवार, इसके लिए नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारे इस संघर्ष के बाद जब आप लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, नौकरी में जाएंगे, तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपने भाइयों को तैयार करेंगे जो भाई हमसे दूर है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? जब आप लोगों ने नहीं ये काम किया तो जो भाई आपका पत्थर बरसा रहा है, आपकी जिम्मेदारी थी कि उसको तैयार करो। अगर आपने नहीं तैयार किया तो अज्ञानता के कारण उसने पत्थर बरसाया, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती कि आप उस आंदोलन को चलाओ। और मैं भी आप लोगों से यही सिखाता हूं। मेरे साहब ने ये कहा कि अगर सामने वाला आपको रिप्लाई करता है, जैसे होता है ना कि अभी कोई हमें रिप्लाई ऐसा कर देता है कि रूखा सा लगता है, बड़ा वो मतलब उस तरह लग जाता है, तो साहब ने कहा ये मान के चलो कि आपका अगर भाई इस तरह का कोई रिप्लाई करता है तो ये मानो कि उसने आंदोलन को आप जितना नहीं समझा, भाई इस मूवमेंट को आप उससे ज्यादा समझे हैं, और जो आपको थोड़ा रूखे में रिप्लाई कर रहा है या रूखा शब्द बोल रहा है, तो ये मान के चलो कि वह व्यक्ति इस आंदोलन को उतना नहीं समझा। तो इसलिए आप उसी वे में उसका रिप्लाई मत करना। अगर आपने उसी वे में रिप्लाई कर लिया तो उसके में और आप में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मेरा कहने का यह है कि कभी आप लोगों को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि सामने वाला आपको रूखा शब्द बोलता है या कुछ ऐसे शब्द बोलता है, तो आप बड़ा पदाधिकारी या बड़ा ये मान के, पदाधिकारी तो नहीं हम कहेंगे, ये माने कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सिपाही होने के नाते या मानवर साहब बहनी का सिपाही होने के नाते उसको उसी वे में जवाब ना देके बल्कि उसको मिशन और कैडर समझाएंगे, तो मुझे लगता है आगे से फिर वैसे रिप्लाई आपका नहीं करेगा। ये भाव आप लोगों के अंदर होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सी चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए तो बात से रास्ता बनता है। हमने कहा सिस्टम है ये, कितने कोऑर्डिनेटर आपके यहाँ आए होंगे, भाई आए और गए, राजाराम आए हैं, ये भी जाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटर तो कोऑर्डिनेटर है, पार्टी का पार्ट है सिस्टम। तो सिस्टम पे अटैक मत करना। आप लोग व्यक्ति पे अटैक हो सकता है, लेकिन वो भी अटैक का एक प्लेस है। आप बैठ के बात करिए कि साहब आपकी पॉलिसी ये मेरी समझ में नहीं आई, आपकी नीतियां समझ में नहीं आई, साहब इसमें बदलाव हो सकता है। तो अगर पॉलिसी हमारी सेंटर की है तो हम भी उस पॉलिसी को लेके जाके अगर हम समझ में हो गए, कन्विंस हो गए, तो हम अपने नेता से उस पॉलिसी पर चर्चा करें। तो ये तो एक सुटेबल रास्ता है। लेकिन आपको कि हम ही जज हैं, हम ही सारा कुछ हम ही फैसले करते हैं इस बात, तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिस्टम पे अगर लगता है कि सिस्टम ठीक नहीं है तो बैठ के बात करना है। लेकिन इस तरह का जो मैसेज था, हमने कहा मैसेज अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं कहीं हम भी घेरे जाएंगे। हम जब कहीं जाते हैं, ट्रेन में हों, एयरपोर्ट पे हों, तो दूसरे दल के लोग जो हमारे मूवमेंट को नहीं जानते, वो केवल इतना व्यक्ति को भी नहीं जानते, वो व्यक्ति को भी नहीं जानते किसके साथ क्या हुआ, वो तो बस इतना कहते हैं साहब बीएसपी के साथ वहां क्या हो गया। तो कहीं कहीं ये लगता है कि बीएसपी का जो लीडर है, बीएसपी का जो कार्यकर्ता है, अगर ये सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हुई तो अच्छे लोग नहीं, उसका कहने का आशा ये होता है जबकि हमारी पार्टी को नहीं जानता। तो इसलिए मैंने कहा एक चीज जो आप मैसेज दे देते हैं, वो बीएसपी के अलावा भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग चर्चा करते हैं, तो वहाँ व्यक्ति नहीं हो जाता, बस कोऑर्डिनेटर हो जाता है। कोऑर्डिनेटर में हम भी आ जाते हैं। तो इसलिए सब चीजें थोड़ा सा आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, और हम तो आप लोगों को ज्यादा बुद्धिजीवी इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब का भी स्नेह आप लोगों को सबसे ज्यादा मिला है, माननीय कांसीराम साहब का भी ना, बहन जी का भी मिला है। हम लोगों को तो बाबा साहब को समझ ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, लेकिन माननीय साहब और बहन जी का बहुत स्नेह मिला। उसके तहत हम इतना ही कहेंगे कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन आप सभी लोगों का है। और अगर आज थोड़ा सा भी, भले हम सत्ता में हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, नहीं हैं, लेकिन आज भी अगर कोई दलित पे बात करता है या दलित के ऊपर कोई इस तरह का अटैक या अग्रेसिव होने की बात करता है, तो जहन में उसके तुरंत आता है कि यार इनकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, अगर कहीं कुछ हो जाएगा तो कल वो लेके अगर सड़क पे आ गई या पार्लियामेंट में या बड़े नेताओं को दबाव बना दिया तो हमारे लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। तो आज भी हमारी नेता इतनी मजबूत स्थिति में हैं कि एक बार अगर थोड़ा सा मजबूती के साथ बात को रख दें तो भी पूरे ऑल इंडिया में कहीं कहीं हलचल तो हो जाती है उन लोगों में। इसलिए थोड़ा सा इस सिस्टम को हमें लगता है कि आप लोग मजबूत करेंगे। हमें निकलना भी, अभी और कुछ लोग आए हैं, परिचय भी हो